शुभांशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। एक तरफ विरोध के स्वर तो दूसरी तरफ राजकुमार कर्राहे की सकारात्मक सोच। खबर बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा से। जिले की लांजी विधानसभा की राजनीतिक उथल पुथल की गूंज भी जिले में सुनाई पड़ रही, जहां भाजपा ने अपना प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को घोषित किया, तो वहीं पूर्व विधायक के टिकट कट जाने से पूर्व विधायक खपा दिखाई दे रहे। इन सबकी प्रवाह किए बिना भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे अपनी पार्टी एवं वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आम लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार में पूरे दमखम के साथ जा रहे, जिन्हें जनता का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा। लांजी के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे से बात की हमारे सुप्रीम पावर के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे ने। देखे पूरी चर्चा इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट लांजी से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। नमस्कार, सुप्रीम पावर न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे साथ में राजकुमार कर्राहे जी, जो सिग्नापुर लांजी से भाजपा प्रत्याशी है, उनसे हम जान लेते हैं। सर, आपको चुनाव की टिकट मिली, कैसा लग रहा है? अच्छा है, पार्टी ने विश्वास किया है और इसके पीछे में मेरी बहुत कड़ी मेहनत भी रही है, लगातार संघर्ष रहा है। मैं 1994 से भारतीय जनता पार्टी में छात्र संघ से जुड़ा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। फिर 99 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा 2005 तक के, और फिर मैं जिला पंचायत का सदस्य के लिए निर्वाचित हुआ था। उसके बाद मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष भी रहा। पार्टी में काफ़ी सारे पदों में काम किया। मैं शासकीय कला महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी रहा। 2010 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जनपद पंचायत सदस्य के रूप में रहा, और फिर जनपद अध्यक्ष में मैंने 24 वोट में से 19 वोट प्राप्त किया था और कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था। उसके बाद पार्टी ने मुझे किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष भी बनाया, और साथ में फिर बहुत सारी जवाबदारियाँ और देते रहे। प्रदेश राजनीति सदस्य तक में रहा, और 2015 के बाद में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और यही रहा कि 2018 में मैंने टिकट मांगा था। 2008 में मैंने टिकट मांगा था। पार्टी समय में रमेश भट्टर जी को टिकट दी थी, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया, और उनको जिताने का हमने 2008 में प्रयास किया था, और वो जीत कर भी आए थे निर्वाचित होकर। निश्चित तौर से हम लोग पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं और लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वही एक परिणाम था जो पार्टी ने मुझे इस बार विश्वास किया और टिकट देकर क्षेत्र में चुनाव प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। क्या लग रहा है आपको, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, उनका प्यार आपको मिल रहा है? बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैंने राजनीति को किसी व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि सेवा के रूप में हम राजनीति क्षेत्र में आए हैं और लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हम इस बात के लिए भी जनता जानती है क्षेत्र की कि राजकुमार कर्राहे हमेशा अपना मोबाइल उठाते हैं। रात में भी जब कभी किसी को मरीज को आवश्यकता पड़ जाती है, हॉस्पिटल मेरे मकान से लगा हुआ है शासकीय हॉस्पिटल, तो राजकुमार कर्राहे हमेशा रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात में उठता हूँ, मैं स्वयं उठता हूँ और फ़ोन उठाता हूँ, और डॉक्टर और नर्सों को उठा करके जो मरीज रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, उन लोगों को सहायता पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। जब वो नहीं उठ पाते हैं मोबाइल से, तो मैं स्वयं जाता हूं, और 1-1.5 घंटे 2 घंटे जब तक उनको राहत ना मिल जाए तब तक हम लोग काम करते हैं उन लोगों के बीच में। तो ये जनता के बीच में अच्छा मैसेज है, और लोगों ने जाना है कि भाई जो मेरे निवास में आए हैं उनका हमने भरपूर काम किया है, सहयोग किया है, उनके दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, उनके सुख में हमेशा खड़े रहे हैं, उनके कोई काम पड़े हैं तो वहाँ देखकर हम लोगों ने उनका काम करने का प्रयास किया है, जो वाजिब काम है उनका। तो जनता अच्छा परिणाम देने के लिए बैठी हुई है, और बहुत लंबे समय से एक इंतजार था इस विधानसभा की टिकट मिलना चाहिए, तो उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है जनता। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ किए हुए हैं। लगभग गाँव में आधे से ज़्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उसी तरह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं उन्होंने बनाया है। पहले बच्चों के लिए बनाया, और उसके लिए अभी बहनों के लिए बनाया लाडली बहना योजना। तो लाडली बहनों को भी उसका लाभ मिल रहा है। 1000 रुपये पर मंथ से वो स्टार्ट हुआ था, अभी ये 1250 रुपये मिल रहा है, और 250 रुपये हर प्रतिवर्ष सरकार बढ़ा रही है। तो ये 3000 रुपये तक की राशि जाएगी। तो ये प्रत्येक परिवार को मिल रहा है जो 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र वाली महिला बहनें हैं। तो उसका भी एक बड़ा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हम तो यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे ही, लेकिन सरकार भी हमारी दोबारा रिपीट होगी, और पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार सरकार मध्य प्रदेश के अंदर में बनेगी। जैसे आप गाँव-गाँव दौरे कर रहे हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर दौरे कर रहे हैं गाँव में? ये आदिवासी एरिया आता है? नहीं, यहाँ आदिवासी तो हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है, और मैं तो जब 2 महीने पहले मुझे टिकट मिली थी 17 अगस्त को, तब से लेकर आज तक के
हमने प्लान किया हुआ है कि डोर टू डोर जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि क्योंकि पूरे क्षेत्र में डोर टू डोर नहीं जाया जा सकता प्रत्येक परिवार तक के, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अधिकतम पंचायतों में हम डोर टू डोर जाएँ और सरकार की योजनाओं को हम जनता के बीच में रखें। और हमें जब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से हर गांव-गांव तक के, चाहे वो अंतिम छोर के जो है वनांचल के भी गाँव हो, वहाँ तक का भी जो व्यक्ति है आज वो सारी चीज़ों को पढ़ रहा है और देख रहा है, तो सारी योजनाओं को जानते हैं और समझ भी रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं। कहीं कहीं पर वनांचल क्षेत्रों में कुछ मामले आते हैं तो स्वयं हल करने के लिए अपनी क्षमता रखते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों में जागरूकता आई है और जनता अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है हमारे क्षेत्र की। तो वो सीधे सीधे नेताओं को कहती भी है और नेता भी तत्पर होकर काम करते हैं। हमारे पास में जो बातें आई हैं, अब तक की जो बातें आई हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी बातें बताया कि परेशानियाँ थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी है और उन्होंने उन सब परेशानियों का निराकरण करने के लिए भी कहा है। और निश्चित तौर से जब ये लांजी विधानसभा क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे तो अच्छा बोल के जाएंगे और क्षेत्र के जो समस्या है उसका भी निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कर रहे जी, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद फिर भाजपा में आ गए, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो क्षणिक मात्र के लिए है और कहा भी जाता है कि भाई अगर बच्चा नाराज़ होकर कहीं चले जाए और 4 महीने बाद फिर वापस आए तो बच्चे को स्वीकार किया जाता है। और ये है कि सुबह का बुला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको बुला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने 2008 से पार्टी के टिकट मांगा था और उस समय तक के मेरी 14 साल की मेहनत हो चुकी थी। लेकिन ठीक है, पार्टी ने उस समय मुझे टिकट नहीं दी थी। नेता पुत्र थे, स्वर्गीय दिलीप भट्ट जी के बेटे थे, 25 साल की उनकी उम्र बस जस्ट हुई थी और पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, तो हमने अपना नेता स्वीकार किया और उनको चुनाव जिताकर भेजा। उसके बाद में मैं 2013 में मैंने टिकट नहीं मांगा, फिर 2018 में मैंने पूरी ताकत के साथ में टिकट मांगा, क्योंकि उस समय तक के मेरी भी मेहनत जो थी 24 साल की हो चुकी थी और हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो भी पार्टी के कार्यकर्ता की अपेक्षा होती कि आज नहीं तो कल पार्टी हमें कुछ न कुछ सम्मान देगी। लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि नहीं, पार्टी शायद मुझे याद नहीं कर रही है, बार बार टिकट 2 बार चुनाव हारने के बावजूद रमेश भट्टरी जी को दे रही है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी, हो सकता है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, और उस समय में मैंने सोचा था कि अब राजनीति से मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी ने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। रमेश रंगलानी जी उस समय के जिले के अध्यक्ष थे और उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यही कहा था कि तुम पार्टी में बचपन से काम कर रहे हो, चाहो तो पार्टी में आ सकते हो। लेकिन फिर मैं 3/8/2021 को मेरी आजीवन संस्था निधि कटी, मैं पार्टी में वापस हो गया था। लेकिन जिले के अध्यक्ष थे रमेश भट्टरी जी, तो उन्होंने किसी कारण से लेने से इनकार कर दिया। तो क्षेत्र के अंदर में एक बड़ा मामला आया इस क्षेत्र के अंदर में, और उन्होंने कहा कि भाई आपको इस बार चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप जैसा व्यक्ति घर में शांत बैठ जाएगा तो राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो उस समय में हमने 4 मार्च को उस दल में हम गए थे। देखिए 4 मार्च को गए और 15 अगस्त को वापस आ गए। पार्टी ने फिर से याद किया और 15 अगस्त को वापस आया और 2 दिन बाद पार्टी ने मुझे टिकट घोषित कर दी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक उद्देश्य राजनीति करने का नहीं था या किसी दल से नहीं था, बल्कि क्षेत्र की सेवा करने का उद्देश्य था। एक माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा एक निर्णय ले लिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जीवन की मेरी सबसे बड़ी त्रुटि थी और पार्टी ने उसमें सुधार किया कि मैं कभी पार्टी के खिलाफ गया नहीं, पार्टी के निर्णय के खिलाफ नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि जब मैं 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा फिर से भोपाल के अंदर में, तो पार्टी 2 दिन बाद मुझे प्रत्याशी बना देगी। मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है जिले में कोई पदाधिकारी बना देगी, प्रदेश में हो सकता है कार्यकारिणी सदस्य वगैरह कुछ ले लेगी और पार्टी के अंदर में फिर से हमको काम करना है। लेकिन मेरी मातृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी और मैंने अपना बचपन दिया है, तो मैं समझता हूँ कि जब पार्टी ने मुझे याद किया तो मैं सहर्ष और बिना किसी वादे के भारतीय जनता पार्टी में वापस आया। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। राजकुमार कर्रा जी, मुझे ये बताइए कि रमेश भट्टरी जी आपके पीछे क्यों पड़े? देखिए क्या होता है कि राजनीति में कोई भी ये सोचता है कि हमसे आगे ना निकले, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, और सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र ऐसा होता है कि हमें अपने सहयोगी को अपना हाथ देकर आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, विरोध हो सकता है, उनको लग रहा है कि उन्होंने 5 साल तक काफ़ी मेहनत किया है, जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं वो पार्टी के। तो आपको क्या लग रहा है जब आपको टिकट मिल गई तो उन्होंने विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो भी भाजपा वाले ना? नहीं करना चाहिए, मुझे भी समझ रहा है, लेकिन अब उनका स्वयं का अपना निर्णय है और मैं समझता हूं कि वो छोटा है मुझसे, 5 साल छोटे हैं रमेश भट्टरी जी, और मैं समझता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे भविष्य में और
पार्टी में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि भविष्य में उन्हें कुछ अच्छा मुझसे कुछ बड़ा देंगे। तो पार्टी तो याद करती है, पार्टी ने मुझे इतने दिन बाद ढूंढ कर निकाला और पार्टी ने विधानसभा की टिकट दिया है, तो निश्चित तौर से वो एक अच्छे सक्रिय नेता है। पार्टी उनको याद करेगी भविष्य में और कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा उन्हें भी। क्या लग रहा है राजकुमार जी, आने वाले समय में आप चुनाव निकाल पाएंगे अभी चुनाव? जैसे आप घूम रहे, डोर घूम रहे हैं, लोगों से उनकी समस्या सुन रहे हैं, क्या आपको उतना प्यार दे रहे लोग? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एकमात्र ऐसा नेता हूँ जो जब गांव-गांव में घर-घर में जा रहा है, कहीं विरोध के स्वर नहीं उभरते हैं, बल्कि जो प्रतिनिधि मेरे साथ में बड़े प्रतिनिधि जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि भैया हर कोई आपसे बिल्कुल बड़े भाव से मिलता है और अपने दिल की बात बोलता है, और आप भी उनसे इतने प्यार से मिलते हैं, तो निश्चित तौर से ये आपके प्रति लोगों की जो है भावनाएँ जो प्रदर्शित होती है तो वो बहुत सकारात्मक होती है। और हमेशा वो किसी ने भी ये नहीं कहा मुझसे कि कभी हम आपके निवास में गए होंगे और हमें खाली हाथ लौटना पड़ा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है उनका काम करने का, जब भी जिस अपेक्षा से वो आए हैं उनको पूरा करने का मैंने प्रयास किया। और मेरा परिवार तो क्षेत्र के अंदर में सारे लोग जानते हैं कि बड़ा सादा सा परिवार है, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के काम करते हैं। मैं कुछ दिनों तक के 5 साल तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं काम कर रहा था, लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र से अलग हट करके सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में तो हम लोग चढ़ बढ़ के काम करते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। तो ये जनता के प्रति प्यार है और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जनता का ये स्नेह और प्यार है ये भरपूर मिलेगा। और जब मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ तो बहनें बड़े सहर्ष तरीके से स्वीकार कर रही हैं, बच्चे भी मुझे पहचानते हैं, और मैं समझता हूँ कि किरणापुर लांजी क्षेत्र के अंदर में ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे बाय फेस बाय नाम से, और मैं समझता हूँ कि मेरे व्यवहार से सारी बातों को समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि भरपूर वोट से हम चुनाव जीतेंगे, ऐतिहासिक वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। राजकुमार जी, आप सोते कितने घंटे हैं? ये तो 5 से 5.5 घंटे, कभी 6 घंटे की भी नींद हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग काम करते रहते हैं, तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे घर वापस लौटते हैं, फिर भोजन वोजन करते हैं, फिर रास्ते में कहीं भंडारा मिल जाता है, कहीं पर कोई परिवार बोल देता है, क्योंकि हमारा जलसा बड़ा रहता है, 40-50 लोग हम लोग साथ में घूमते हैं, तो इतने बड़े संख्या को भोजन कराने के लिए लोग थोड़ा सा ये करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनती हैं और घर में भी हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं, कार्यालय में व्यवस्थाएं रहती हैं। उसके बाद भोजन करने के बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नगर में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो दिन भर के कुछ बातें रहती हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कल हम 2 बजे रात में सोए और सुबह 6:30 बजे उठ गए, तो आज में हमारे एक मित्र हैं, युवा मोर्चा के साथी रहे हमारे साथ में, और जिला पंचायत के सदस्य भी लड़े हैं, गौतम की मम्मी तैयार हो गई थी, तो आज उनके कार्यक्रम में 8 बजे में चले गया था, 1 बजे से वापस आया और फिर हम लोग पार्टी के काम में लग गए। आप देख भी रहे होंगे कि आज दिन भर हम लोग अपने, क्योंकि 30 तारीख को हमें नामांकन दाखिल करना है एक रैली के साथ में, और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी 30 तारीख को आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज इसलिए भ्रमण में नहीं निकले हैं, नहीं तो क्षेत्र में हम लोग भ्रमण में रहते हैं, 10 बजे तक प्रचार करते हैं और उसके बाद में बैठते हुए कार्यकर्ताओं के साथ हम वापस होते हैं। तो ये तो चलता रहता है, अभी व्यस्तता रहेगी और काफ़ी रहेगी, और जब जवाबदारी मिल जाती है तो और ज़्यादा व्यस्तता बढ़ जाती है। तो उस समय में तो काम करने का समय है, युवा हैं अभी, तो निश्चित तौर से जितना हमसे हो सकता है, जितना हम कम से कम नींद लेकर लोगों की सेवा कर सकते हैं, उस भाव से हम काम करते हैं। राजकुमार जी, मैंने देखा है कि यहाँ पे डबल मनी का मामला काफ़ी जोरों शोरों से उठा था, और जीना कावरे जी ने उसका विधानसभा में क्वेश्चन की थी, डबल मनी उसका क्या है? डबल मनी एक छलावा था इस क्षेत्र के लिए, वो कुछ पैसे से ही डबल होता था ना वैसे? उसका तो अभी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन प्रशासन को इसका एग्जिट फिगर पता होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे नहीं, वो मेरे पास में ऐसा कुछ ये नहीं है, आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा खेल हमारे क्षेत्र के अंदर में खेला गया, किसके हर परिवार किसके संरक्षण? और संरक्षण कह नहीं सकते, अब वो बाहर रहता था एक जो हमारी घर के लोग थे, और साथ के लोग बहुत सारे ऐसे युवा साथी थे अपने छोटे छोटे जेवर, अपनी जमा पूंजी 5,000 से लेकर अधिक से अधिक राशि जो थी उन लोगों के पास में, बैंक का बैंक बैलेंस, लोन, कर्ज, मकान, अपना ज़मीन बेच कर लोगों ने पैसा जमा किया। और जैसा आपने कहा कि विधानसभा का क्वेश्चन हिना कावरे जी ने लगाया था, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस काम को बंद करने के लिए कैसा
फोर्जरी का काम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। ठीक है, आपने लगाया, वो काम बंद हो गया, लेकिन एक विधायक की जवाबदेही होती है क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति। तो अगर उनकी जनता के प्रति अगर स्पष्ट अच्छी सोच थी, उसके बाद में विधानसभा क्वेश्चन लगाने के बाद में 3 विधानसभा और सत्र यहाँ पे हुए मध्य प्रदेश के अंदर में, और लोगों का पैसा फंस गया। कुछ लोग जेल चले गए और कुछ लोग फरारी में चले गए। ये पैसे कौन वापस करेगा? उसके लिए कभी उन्होंने विधानसभा सत्र में इस मामले को नहीं उठाया कि आप बताइए, सरकार की कुछ लोग जेल के अंदर हैं और कुछ लोग फरारी में हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि लोगों का जो पैसा है, जमा पूंजी है, गाड़ी कमाई का पैसा है, फंस गया है, तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि लोगों के पैसे वापस हो। उसके लिए उन्होंने कभी विधानसभा सत्र में अपना क्वेश्चन नहीं उठाया है, और ना तो कभी जिला प्रशासन हो, चाहे एसपी साहब हो या चाहे कलेक्टर साहब हो, इन लोगों से कभी उन्होंने इस बात में कहा। तो इसका साफ संकेत मिलता है कि वो उन्होंने अपनी जो जवाबदारी है, एक विधायक की जवाबदारी होती है, उसका निर्वहन नहीं किया है। और मैं स्पष्ट इस बात को कह सकता हूँ कि एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद में जब उन्होंने उस तरफ पीछे मुड़ कर नहीं देखा है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ में कुछ न कुछ उनकी साठगांठ हुई है और उन्होंने जनता के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वहन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बात के लिए निर्णय करने के लिए इस बार तैयार बैठी हुई है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय जनता इस बार करेगी और हम ऐतिहासिक ओर से इस बार चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का गवर्नर नेता है, उनके घर के करीबी भी इनका संचालित हुआ था। हाँ, अब गांव के अंदर में उनके चल रहा था, बोलेगांव के अंदर में। क्या उनका समझ में नहीं आया कि क्या परिवार हो रहा है? वो जिले के अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो व्यस्तता रही होगी उनकी, हो सकता है। अब वो सारी चीज़ें जो है, अब प्रदेश सरकार ने तो जब हमने बातों को डाला है सरकार के पास में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास में, तो प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए ऊपर भेजा है, और मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी तरह से कार्रवाई होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और अभी भी वर्तमान में भी ईडी और सीबीआई ये डबल मामले में जो भी चुनाव लड़ने जो नेता, उनको जांच से लेकर सक्रिय है। नहीं, बिल्कुल, हाँ, नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि भाई जो चेहरे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए और जनता के बीच में चेहरे आना चाहिए, और निश्चित तौर से ऐसा होगा, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी जब उनके कानों में हम लोगों ने बात डाला है, सारी बातों को डाला है, तो काफ़ी वो सख्त हुए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि जब वो आएंगे तो इस बात को भी कुछ थोड़ा बोलेंगे, और जनता को जो दर्द पहुंचा है उसमें मरहम का काम सरकार करेगी। बड़ी उपलब्धि क्या रही है वर्तमान में? नहीं, कोई उपलब्धि नहीं रही है, क्योंकि वो मैं अभी जब जा रहा हूँ क्षेत्र के अंदर में, तो काफ़ी जनता तो इस बात को कहती है कि 10 सालों में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पहुँची तक नहीं है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, और हम मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि जो धान की खेती, हमारा जो जिला है काफ़ी बड़ा उत्पादक है हमारे यहाँ पे धान का। तो हमने तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से इस बात के लिए कहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 2500 रुपये कुंटल धान जनता को मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे समर्थन मूल्य 2100 प्लस है। तो ऐसी स्थिति में बोनस के रूप में जनता को कुछ मिले, राहत मिले, जिससे कि जनता जो है हमारे प्रति, किसान जो है किसान भाइयों को उसमें राहत पहुँचेगी, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे घोषणा पत्र में भी इस विषय को लेकर बड़ी बात आएगी। और इसी तरह से महाराष्ट्र हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी रबी की फसल की खरीदी होती थी। खरीफ की फसल की तो समर्थन मूल्य में होती थी, लेकिन रबी की फसल की भी खरीदी समर्थन मूल्य में वहाँ की सरकार करती थी। तो इस बात का भी जब संज्ञान उनको हुआ कि ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने इस बात की भी घोषणा किया है कि रबी की जो फसल है उसको भी वो समर्थन मूल्य में खरीदेगी। तो जैसे जैसी बातें नीचे स्तर से जाती है, जनता के बीच से हमारे बीच आती है, जनता के बीच हमारे से आगे जब बढ़ती है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलता है, तो उस विषय पर वो बड़ी गंभीरता के साथ में नियम बना करके फॉलो करते हैं और जनता को राहत देने का प्रयास करते हैं। गांधी नकली क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला हुआ है, आईडी नकली गतिविधियां होती रहती है। अंदर जो क्षेत्र है, जो आदिवासी, उनको लेके स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधा और संबंधित काफी परेशानी होती है, आने जाने के लिए आदत होती है। इसको लेके क्या आपका प्रयास है? देखिए, चूँकि राज्य सरकारें जो है वो काफ़ी प्रयास कर रही है और नीचे स्तर तक की अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। चाहिए होता है कि वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उन योजनाओं को लाए, सड़कें बनाए, स्कूलें ठीक से संचालित हो रही कि नहीं। हर गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शालाएँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में, हायर सेकेंडरी स्कूल 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में हाई स्कूल है। तो शिक्षा का कहीं अभाव नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि साइकिल जो योजना उन्होंने प्रारंभ किया, तो आज बच्चियाँ पढ़ने के लिए आ रही हैं 3-4 किलोमीटर से सफ़र करके, और हमारा क्षेत्र काफ़ी विकसित भी हुआ है।
लेकिन जब तक कि जनप्रतिनिधि अपनी दृढ़ शक्ति के साथ में अगर काम नहीं करेगा तो जनता को उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी बच्चों को जो है थोड़ा सा, वहाँ के परिवारों को, गांव के लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। सड़कों की स्थिति थोड़ी ख़राब कहीं कहीं पर है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दिलाने के लिए और विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए किसने रोका हुआ है? मैं समझता हूँ कि विधायक जी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं, उनसे इन चीज़ों को लाना चाहिए और क्षेत्र के अंदर में काम कराना चाहिए। पैसा काफ़ी है सरकार के पास में, तो ये पिछड़ जाती हैं। मैं बता रहा मैं आपको कि बहुत सारे वनांचल के क्षेत्र में, कल देवरबेली और हर्रादेई पंचायत गया था, तो वो अभी भी ठीक से विकास नहीं हो पाया है। लोगों की काफ़ी मांगे रही हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 साल में पहली बार जब चुनाव आया है, तो अभी 2 दिन पहले वहाँ पे हिना कांवरे जी हुई, पहली बार आई 10 साल में। तो 10 साल में आप पहली बार किसी पंचायत में पहुँच रहे हैं जो हमारे सुदूर ग्राम का एरिया है, क्षेत्र है, तो जनता आपको कैसे स्वीकार करेगी? जनता तो आपको पूरी तरह से इस बार नेस्तनाबूद करने के लिए बैठी हुई है, आपको वोट से बेदखल करने के लिए बैठी हुई है। उनका विरोध भी उसी तेजी के साथ हो रहा है। नेस्तनाबूद करने के लिए बैठी हुई है, आपको वोट से बेदखल करने के लिए बैठी हुई है। उनका विरोध भी उसी तेजी के साथ। तो क्या लगता है सर कि चुनाव कौन निकाल रहा है? आप भी बोलो कि मैं चुनाव निकाल रहा हूँ, हिना कांवरे जी मैं चुनाव निकाल रहा हूँ, उधर उनकी भी तैयारी चल रही है रमेश भटेरी जी की, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। देखिए, वो एक जिम्मेदार नेता हैं, विधायक रहे हैं। पार्टी ने 2 बार बहुत छोटी उम्र में 41 साल की उनकी एज है। मैं समझता हूँ कि पहले ऐसे नेता हैं जो सबसे कम उम्र में विधायक बने, सबसे कम उम्र में वो जिले के अध्यक्ष बने और फिर दोबारा जिले के अध्यक्ष बने। तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उनका गुस्सा एक समय के लिए हो सकता है, लेकिन पार्टी लाइन में आएंगे और हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। और इस बार जिस तरह का समीकरण सामने उभर कर आ रहा है, तो मैंने जिस तरह से कहा है कि ऐतिहासिक जीत होगी इस बार, और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक जीत जो होगी वो जनता परिणाम देने के लिए इस बार बैठी हुई है। और निश्चित तौर से हम चुनाव काफ़ी भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। और आप देखिएगा कि क्षेत्र के अंदर से भी जो चर्चाएं उभर के आ रही हैं, आप लोग भी भ्रमण कर रहे होंगे क्षेत्र के अंदर में, तो आप जहाँ पे भी जा रहे होंगे तो कमल फूल को ओढ़ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को लेकर काफ़ी सकारात्मक जो है जनता के बीच से बातें निकल कर आ रही हैं। और वो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर में भी पुनः शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और केंद्र के अंदर में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में जीते। जी, तो हमारे साथ में थे राजकुमार कर्रा जी जो लांजी से प्रत्याशी है।